बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज। स्याह रंग की नए मॉडल की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से विलिंगटन की मारूफ शाहराह पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इसके जिस्म पर गहरे ब्राउन रंग का सूट था। इसके चेहरे पर सख्ती के आसार नजर आते थे। इसके चेहरे को देखकर पहली नजर में महसूस होता था कि इसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। आंखों पर गहरे रंग की गोगल थी। सर पर सुनहरे रंग के बाल थे जिन्हें पीछे की तरफ करके संवारा गया था। वो कार में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद कार एक साइड रोड पर मुड़ी और फिर पहले की तरह तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी कार एक सफेद रंग की इमारत के गेट पर जाकर रोक दी गई। घर के बाहर किसी डॉक्टर ऑस्टन के नेम की प्लेट मौजूद थी। इस सख्त चेहरे वाले ने कार से उतरकर सतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? एक सख्त सी आवाज सतून में मौजूद डोर फोन में सुनाई दी। आर्थर यंग, इस सख्त चेहरे वाले ने जवाब दिया। इसका जवाब इसके चेहरे की तरह सख्त था। ओके। डोर फोन से आवाज सुनाई दी और आर्थर वापस कार में बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक मैकेनिकी अंदाज में खुलता चला गया और आर्थर ने कार स्टार्ट करके इसे अंदर की जानिब मोड़ा। ये एक खूबसूरत कोठी थी, लेकिन यहाँ कोई आदमी नजर ना आ रहा था। फाटक इसके उकुब में खुद ब खुद बंद हो गया था। आर्थर ने कार पोर्च में ले जाकर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो इमारत में दाखिल होने की बजाय तेज कदम उठाता दाएं तरफ मौजूद साइड गली में मुड़ा और एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुद ब खुद खुला तो आर्थर अंदर दाखिल हुआ। ये एक राहदारी थी जिसका इख्तिताम एक पुराने से कमरे में हुआ। आथा इस कमरे में दाखिल हुआ तो इसका दरवाज़ा इसके हुक्म में खुद ब खुद बंद हो गया और इसके साथ ही कमरा लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। आथा इत्मीनान से खड़ा था। चंद लम्हे बाद कमरे की हरकत रुक गई और इसके साथ ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया तो आर्थर इस कमरे से बाहर आ गया। ये एक और राहदारी थी। आर्थर इस राहदारी में चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर राहदारी के इख्तिताम पर मौजूद दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजे पर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। चंद लम्हों बाद बल्ब बुझ गया और इसके साथ ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया तो आर्थर अंदर दाखिल हो गया। एक काफ़ी बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। एक साइड पे एक बड़ी सी ऑफिस टेबल मौजूद थी जिसके पीछे एक ढेर उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो भारी जिस्म का आदमी था। इसका चेहरा भी इसके चेहरे की मुनासबत से आम चेहरों से बड़ा था। सर के बाल छोटे थे, ऊपर को उठे हुए नजर आ रहे थे। अलबत्ता इसकी आंखों में बिल्ली जैसी चमक मौजूद थी। आओ आर्थर, इसी उधेड़ उम्र आदमी ने भारी लहजे में कहा। यस लॉर्ड, आर्थर ने इसी तरह सख्त लहजे में कहा और दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में जानते हो? लॉर्ड ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा तो आर्थर बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर पहली बार हैरत के तासुरात नजर आए थे। यस लॉर्ड, मैं इसे कई बार टकरा चुका हूँ, आर्थर ने कहा। फिर तो अली इमरान के बारे में भी जानते होगे, लॉर्ड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। यस लॉर्ड, आर्थर ने इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के खिलाफ केस बुक किया है और मैंने इसके लिए तुम्हारा और तुम्हारे सेक्शन का इंतखाब किया है। क्या तुम इस मिशन पर काम करने के लिए रजामंद हो? लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, क्यों नहीं। मैंने इस अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कई बदले चुकाने हैं, आर्थर ने जवाब दिया। गुड, मेरा भी ये ख्याल था क्योंकि मैंने तुम्हारी तफसीली फाइल खुसूसी तौर पर दोबारा पढ़ी है और मुझे इस फाइल से यही मालूम हुआ है कि एक्रीमिया की ब्लैक एजेंसी से तुम्हारा इखराज इस अली इमरान की वजह से ही हुआ था, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, वो मेरे हाथों से बचकर निकल गया था और ना सिर्फ निकल गया था बल्कि उसने मुझे शदीद जख्मी भी कर दिया था और अपना मिशन भी मुकम्मल कर लिया था। इस नाकामी पर मुझे गोली भी मारी जा सकती थी, लेकिन ब्लैक एजेंसी के चीफ ने मेरी साइड ली और फिर मुझे सिर्फ एजेंसी से फारिग कर दिया गया, आर्थर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर ये मिशन तुम संभालो, लेकिन इस बार नाकामी का लफ्ज सामने नहीं आना चाहिए, लॉर्ड ने कहा और मेज की दराज से एक फाइल निकालकर इसे आर्थर की तरफ बढ़ा दी। क्या मुझे पाकेशिया जाना होगा? आर्थर ने फाइल उठाते हुए पूछा। नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग एक्रीमिया में ही आएंगे। मैं तुम्हें पस मंज़र बता देता हूँ ताकि तुम अपना लाइहाए अमल इस पस मंज़र को सामने रखकर तैयार करो, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, आर्थर ने कहा। दुनिया भर के समुद्रों में माहीगीर पर्ल फार्मिंग करते हैं। ये एक खास राज है जो माहीगीरों में सीना ब सीना चलता है। वो ऐसी सीपियाँ तलाश करते हैं जो बारावर हो सकती हों, फिर इनकी नर्सरी कायम करते हैं
और इस तरह कसीर तादाद में वो सीपियाँ तैयार कर लेते हैं। इसके बाद एक ख़ास अमल के तहत वो इनके अंदर बारिश के कतरे डालकर उन्हें बारावर करते हैं और समुद्र की इंतहाई गहराई में मखसूस जगहों पर इन सीपियों को रखकर इनकी परवरिश की जाती है। जब ये बड़ी हो जाती हैं तो इनके अंदर बारिश के कतरे इंतहाई कीमती मोती बन जाते हैं। फिर इन सीपियों से ये मोती निकाल कर फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। इन्हें पर्ल फार्मिंग कहा जाता है और ये काम इंतहाई खुफिया तरीके से होता है। बहरहाल, जहाँ माहीगीर ये काम करते हैं, वहाँ ऐसी तंजीमें भी कायम हो चुकी हैं जो ऐसी फार्मिंग का सुराग लगाती हैं और जब ये फार्मिंग तैयार हो जाती है तो इसे लूट लेते हैं। इस तरह वो इन मोतियों के मालिक बन जाते हैं। तुम इन्हें मोतियों के डाकू भी कह सकते हो। ऐसी ही एक तंजीम बैनुल अक़वामी सतह पर काम कर रही है। इसका नाम पर्ल पायरेट है। ये बहुत बावसाइल तंजीम है। इस तंजीम ने हमें इस काम के लिए बुक किया है क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान के समुद्र में पर्ल फार्मिंग की, जिसे पर्ल पायरेट ने लूट लिया और फिर यह केस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसकी इत्तला पर्ल पायरेट तक पहुँच गई। चूँकि पर्ल पायरेट बताते खुद इस किस्म की तंजीम नहीं है कि वो सीक्रेट एजेंटों का और ख़ास तौर पर इस अली इमरान का खात्मा कर सकें, इसलिए उन्होंने हमें हायर किया है ताकि ये लोग पर्ल पायरेट को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। लॉर्ड ने कहा। इस तंजीम का हेडक्वार्टर कहाँ है? आर्थर ने पूछा। इसका हेडक्वार्टर एक्रीमिया में ही है, लेकिन वेलिंगटन में इसका मेन सेक्शन काम करता है। पाकेशिया में वारदात इसी मेन सेक्शन ने की थी, लेकिन पर्ल पायरेट के चीफ ने इस सेक्शन को कैमोफ्लेज कर दिया है और इसके बॉस को किसी दूसरे पॉइंट पर भेज दिया है। लॉर्ड ने कहा। फिर तो हमें इसके हेडक्वार्टर को ट्रेस करना होगा, क्योंकि इमरान और इसके साथी लामहला वहाँ पहुँचेंगे। आर्थर ने कहा। हाँ, मेरे जहन में भी यही बात थी। गो इस तंजीम ने तो अपने हेडक्वार्टर के बारे में बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैंने अपने ज़राए से मालूम कर लिया है कि इस तंजीम का हेडक्वार्टर जज़ायर गरबुल हिंद के सबसे मशहूर जजीरे वर्थ में है। बज़ाहिर ये एक जहाज़रां कंपनी है जो छोटे जहाज़ और स्टीमर किराए पर देते हैं, लेकिन इनका असल बिजनेस मोतियों की डकैती ही है। अलबत्ता इसके चीफ, जिसका नाम बर्नार्ड है, वो नाराक में रहता है। बर्नार्ड ज्वेलर्स के नाम से इसकी एक बहुत बड़ी कारपोरेशन है और ये कारपोरेशन जवाहिरात का बैनुल-अक़वामी सतह पर कारोबार करती है। लॉर्ड ने जवाब देते हुए कहा। यह हेडक्वार्टर किस किस्म का होगा बॉस? मेरा मतलब है कि वहाँ क्या होता होगा? आर्थर ने पूछा। मुझे तफसील का तो इल्म नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ इंतहाई जदीद स्टीमर और जहाज़ वगैरह होते होंगे और जैसे ही उन्हें इत्तला मिलती होगी, वो लोग इन स्टीमरों की मदद से मौके पर पहुंचकर समुद्र की तह में उतरकर फार्मिंग को लूट लेते होंगे। फिर इन सीपियों को हेडक्वार्टर लाया जाता होगा और वहाँ से मोती निकालकर बर्नार्ड कॉरपोरेशन पहुँचा दिए जाते होंगे, जहाँ से उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता होगा। लॉर्ड ने जवाब दिया। तो फिर ये इमरान और इसके साथी वहां जाकर क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टीमरों और जहाज़ों को तबाह कर देंगे। इससे क्या होगा? दूसरे जहाज़ या स्टीमर खरीदे जा सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लोग बर्नार्ड को पकड़ेंगे और फिर इससे इसके खास आदमियों की तफसीलात मालूम करके उनका खात्मा करेंगे। आर्थर ने कहा। हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा। लॉर्ड ने कहा। तो फिर हमें तमाम तवज्जो इस बर्नार्ड पर मरकूज रखनी चाहिए। आर्थर ने कहा। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। बहरहाल, इस बर्नार्ड को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हमने इसके बारे में तमाम तफसीलात हासिल की हैं। हमारा मिशन बहरहाल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा है। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम पहले यहाँ वेलिंगटन में अपना जाल फैलाओ। इमरान या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग बराह रास्त बर्नार्ड तक नहीं पहुँच सकते। वो लामहला पहले यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ के सेक्शन ने इनके मुल्क में काम किया है। फिर यहाँ से मालूमात हासिल करके वो वर्त जाएंगे या नाराक। बहरहाल, वो पहले यहीं आएंगे। लॉर्ड ने जवाब देते हुए कहा। इस तरह काम नहीं होगा लॉर्ड। आर्थर ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर तुम क्या चाहते हो? लॉर्ड ने कहा। यहाँ वेलिंगटन में हमारे पास कोई टारगेट होना चाहिए, वरना वेलिंगटन में इनकी तलाश नामुमकिन है। जाहिर है वो यहाँ अपनी असल शक्लों में तो आएंगे नहीं। आर्थर ने कहा। हाँ, इसके लिए एक टिप मौजूद है। यहाँ का बॉस होपमैन था और होपमैन की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मारिया है और ये मारिया एक क्लब में डांसर है और यहाँ के सब लोग जानते हैं कि होपमैन की खास औरत है। मारिया सुपर लग्जरी प्लाजा में रहती है। इसके फ्लैट का नंबर 18 है। इमरान लामहला इस होपमैन का सुराग लगाएगा और फिर वो इसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मारिया तक पहुंचेगा। लॉर्ड ने कहा तो आर्थर की आंखों में पहली बार चमक उभर आई। गुड लॉर्ड, ये दुरुस्त टिप है। मैं यहाँ भी और नाराक में भी अपने सेक्शन को भिजवा दूंगा और फिर इमरान और उसके साथी लामहला हमारे हाथ चढ़ जाएंगे। लेकिन क्या इनकी लाशें महफूज रखती हैं या नहीं? आर्थर ने कहा। पर्ल पायरेट या बर्नार्ड तो जाहिर है इनसे वाकिफ ही नहीं है, इसलिए इसने इन लाशों का क्या करना है? बहरहाल, हमने इसे इत्तला देनी है कि मिशन मुकम्मल हो गया है, इसलिए तुमने अपने तौर पर कंफर्म रिपोर्ट देनी है और बस। लॉर्ड ने कहा। ओके लॉर्ड, अब मुझे इजाज़त दें।
आर्थर ने कहा और लॉर्ड ने इस बात में सर हिला दिया। तो आर्थर उठा, इसने फाइल को तय करके अपने कोट की जेब में डाला और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान दानिश मंजिल से सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा ताकि एक्रीमिया जाने की तैयारी करने के साथ साथ सुलेमान को भी बता सके कि वो मिशन पर एक्रीमिया जा रहा है। लेकिन वो जैसे ही फ्लैट पर पहुंचा, फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने खुद ही रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSCD SC ऑक्सन, राही मुल्क अदम, ओह सॉरी, राही मुल्क एक्रीमिया बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर उठाकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, राना हाउस से। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। राना हाउस से? क्या मतलब? ये तुमने राना हाउस में डेरा क्यों जमा लिया है? क्या स्नेक किलर्स ने कोई और केस शुरू कर दिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बॉस, वो पर्ल पायरेट वाले सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। पेशरफ्त हुई है? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा तो दूसरी तरफ से टाइगर ने रोजी रॉस्कल को ब्लेटिक की कार में देखने से लेकर जराई फार्म में होने वाली तमाम रुदाद और सुपर क्लब के जॉनसन को अगवा करके रन हाउस ले आने तक की तफसील बता दी। ओह, इसका मतलब है कि फल पकता जा रहा है, इमरान ने कहा। क्या मतलब बॉस? मैं समझा नहीं आपकी बात। दूसरी तरफ से टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। रोजी के सबर के फल की बात कर रहा हूँ। बहरहाल, क्या बताया है इस जॉनसन ने? इमरान ने कहा। इसने बताया है बॉस कि इसे ये काम यहाँ के एक ज्वेलर ने दिया था। इस ज्वेलर का नाम करामत है और इसकी ज्वेलरी की मार्केट में करामत ज्वेलर्स के नाम से दुकान है और वो जवाहरात की स्मगलिंग में भी मुलव्विस है और इस स्मगलिंग के सिलसिले में इसके ताल्लुकात जॉनसन से हुए हैं, टाइगर ने कहा। फिर इस करामत का भी कुछ किया है तुमने या रोजी रॉस्कल के पीछे ही चलते रहोगे? इमरान ने कहा। बॉस, रोजी रॉस्कल तो आपके हुक्म की वजह से जिंदा है, वरना। टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अरे अरे, इससे तो तुम्हारी जिंदगी बचाई है, वरना तुम वहीं के वहीं पड़े पड़े खत्म हो जाते। जहरीला खंजर जान देने में देर नहीं लगाया करता। बहरहाल, तुम रोजी रॉस्कल को राना हाउस से ले जाओ और आइंदे से वहां ना लाना। अलबत्ता जोसेफ को इसके ज्वेलर्स के बारे में तफसील बता दो, वो जवाना के जरिए इसे उठवा लेगा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही इसे रिसीवर रख दिया। दूसरे ही लम्हे सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। आप रात को डिनर करने कौन से होटल जा रहे हैं साहब? सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। एक्रीमिया के सबसे मशहूर होटल ग्रैंड में। क्यों, तुम्हें एतराज है क्या? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया, बस यही पूछना था, क्योंकि मैं रात को होटल शेरटन में मदूह हूँ, इमरान ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। सुलेमान, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जी साहब, सुलेमान ने मुड़ते हुए कहा। किसने मदऊ किया है तुम्हें वहाँ? इमरान ने जानबूझकर खुद को संजीदा रखते हुए कहा। मिस जूलिया ने नहीं किया, इसलिए बेफिक्र रहें, सुलेमान ने जवाब दिया और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़कर कमरे से चला गया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अब हरीरे बंद कराने ही पड़ेंगे, इमरान ने चौंकते हुए कहा और फिर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से किसी के नंबर डायल करना शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ मिस जूलिया, इमरान ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या मतलब? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुलेमान बता रहा है कि तुमने इसे रात होटल में डिनर के लिए इनवाइट किया है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि सुलेमान मेरा बावर्ची है, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। तो फिर? जूलिया ने दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसे शायद जूलिया की तरफ से इस रद्द-ए-अमल की तवक्का ना थी। फिर ये कि मैं अपने बावर्ची को जिंदा देखना चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, इसे जिंदा वापस भिजवा दिया जाएगा। और कुछ? जूलिया ने बेख्तियार कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि जूलिया इस अंदाज में जानबूझकर बात कर रही है। तुम्हें इजाज़त दो तो मैं भी इसके साथ आ जाऊं। इसके जाने के बाद जाहिर है कि तुम तन्हा रह जाओगी और तन्हाई अच्छी नहीं होती, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। आपने पूछ लिया मिस जूलिया से? ये लीजिए चाय पीजिए, सुलेमान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। इसके हाथ में चाय की प्याली थी। तुमने तो कहा था कि जूलिया ने तुम्हें मदऊ नहीं किया, जबकि इसने तुम्हें मदऊ किया है। तुमने मेरे सामने झूठ क्यों बोला? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। मिस जूलिया ने नहीं, बल्कि तनवीर ने मदऊ किया है। हो सकता है वो इसके साथ हो, सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ इंतहाई खौफनाक साजिश हो रही है और तुम मेरे रकीब रूस से ओह सॉरी, रूस सफ़ेद के एजेंट हो, इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। मैंने तनवीर को चंद ऐसे मशवरे दिए हैं जिन पर वो कामयाबी अमल करके वो कामयाब हो चुका है और इसी खुशी में इसने मुझे डिनर की ऑफर की है, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ने लगा। आज तक तुम्हारे मशवरों का मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तनवीर को क्या होगा, इसलिए शौक से जाओ, इमरान ने मुंह बनाकर कहा।
आपने तो आज तक मेरे मशवरों पर अमल ही नहीं किया। तनवीर अमल कर चुका है, इसलिए मिस जूलिया इसके साथ ही है, सुलेमान ने कहा और तेजी से बाहर चला गया और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। जोआना इस ज्वेलर को लेकर आ गया है बॉस, जोसेफ ने कहा। इतनी जल्दी? क्या मतलब, क्या वो इसे राना हाउस में मिल गया था? इमरान ने हैरान होकर कहा। जी नहीं, वो इसे इसकी दुकान से लेकर आया है, जोसेफ ने जवाब दिया। सबके सामने? ओह, फिर तो पुलिस भी पीछे होगी, इमरान ने कहा। जी नहीं, वो अपनी मर्जी से आया है, जोसेफ ने जवाब दिया। क्या मतलब? ये आज कैसा सूरज तुलू हुआ है कि हर आदमी मुझे अहमक बनाने पर तुला हुआ है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जोआना ने बताया है बॉस कि वो इसकी दुकान पर गया था और इसने इसे बताया कि वो राना तहव्वर अली का सेक्रेटरी है और राना साहब इससे जवाहिरात के सिलसिले में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बाजार में नहीं मिल सकते, इसलिए वो इसके साथ चले और वो उठकर आ गया, जोसेफ ने कहा। अच्छा, फिर तो जवाहिरात भी साथ लाया होगा। वेरी गुड, कुछ दिन खर्च चलने की उम्मीद तो पैदा हुई, इमरान ने कहा। जी नहीं, जोआना ने इसे कह दिया था कि राना साहब अपने खानदानी जवाहिरात फरोख्त करना चाहते हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। ओह अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो टाइगर और रोजी रोस्कल क्या हुआ? इमरान ने कहा। वो आपके फ़ोन के फ़ौरन बाद ही चले गए थे, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने उठने का इरादा मुलतवी करते हुए एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, इमरान ने कहा। जूलिया बोल रही हूँ। चीफ ने फ़ोन पर कहा था कि वो एक्रीमिया के किसी मिशन पर टीम भेज रहे हैं और तुम इस टीम को ब्रीफ करोगे। दूसरी तरफ से जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। टीम में कौन कौन शामिल है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे साथ सोलेहा, तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील, जूलिया ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं चीफ के हुक्म पर इसे ब्रीफ कर देता हूँ। अब सिर्फ तुम और मैं एक्रीमिया जाएंगे, इमरान ने जूलिया से कहा। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? जब चीफ ने खुद टीम मुंतखब की है तो तुम कैसे रोक सकते हो? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने खुद ही तो कहा है कि चीफ ने कहा है कि मैं टीम को ब्रीफ करूंगा, तो मैंने ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ का मतलब यही होता है ना कि मुख्तसर कर दो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बकवास मत करो, मैंने टीम को तैयार रहने का कह दिया है। ब्रीफ का मतलब है कि तुम हमें केस के बारे में बताओगे, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं कैसे बता सकता हूँ केस के बारे में? मैंने तो साइंस पर डॉक्टरेट किया है, केस के बारे में तो कोई लेडी डॉक्टर ही बता सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यू नॉनसेंस, अब घटियापन पर उतर आए हो, जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने राब्ता खत्म कर दिया और इमरान मुस्कुराता हुआ उठा और कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुलेमान, इमरान ने राहदारी में रुककर कहा। जी साहब, सुलेमान ने फौरन ही किचन से बाहर आते हुए कहा। मैं राना हाउस जा रहा हूँ, जूलिया का फ़ोन आए तो इसे बता देना कि मैं इसे खुद ही फ़ोन कर लूँगा, इमरान ने कहा। जी साहब, सुलेमान ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया और फिर सर हिलाता हुआ मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से राना हाउस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। विलिंगटन के सबसे बदनाम बार आयरन रोड के हॉल के एक कमरे में कार्ल अपने सामने शराब के जाम रखे खामोश बैठा हुआ था। इसकी नज़रें हॉल के दरवाजे पर लगी हुई थीं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इससे वहीं रुककर पहले हॉल में तायराना नज़र डाली और फिर वो तेज से इस कदम उठाता सीधा कार्ल की तरफ आने लगा। कार्ल उसे हैरत से देख रहा था, क्योंकि उसे तो किसी लड़की की आमद की तवक्का थी, लेकिन लड़की की जगह ये खिलंडरा सा नौजवान इसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। नौजवान जिस तरह कार्ल को देखकर चौंका था और इस अंदाज में वो इसकी तरफ बढ़ा था, इससे कार्ल फौरन समझ गया था कि नौजवान इसकी मेज पर ही आ रहा है। हेलो, तुम्हारा नाम कार्ल है? नौजवान ने करीब आते हुए मुस्कुराकर कहा। हाँ, कार्ल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरा नाम बेकर है और मेरा ताल्लुक लॉर्ड से है, आने वाले ने कहा और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन मुझे फ़ोन पर तो किसी मिस रूफी ने फ़ोन किया था, कार्ल ने हैरान होकर कहा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा सेक्शन कैमोफ्लेज हो चुका है और तुम्हारा बॉस होपमैन किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो चुका है, इसलिए कि तुम्हारी तंजीम पर्ल पायरेट को इस बात का खतरा है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इसके खिलाफ काम करेगी, बेकर ने कहा। तो इसी लम्हे वेटर ने विस्की का गिलास लाकर उसके सामने रख दिया। हाँ, मुझे मालूम है। फिर कार्ल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और तुम्हारे चीफ के इस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकराने के लिए लॉर्ड को हायर किया गया है, बेकर ने शराब का बड़ा सा घूंट देते हुए कहा। हाँ, ये भी मुझे मालूम है। फिर कार्ल ने कदरे उकताए हुए लहजे में कहा। इसे दरअसल ये खिलंड्रा सा नौजवान पसंद नहीं आया था। इससे लॉर्ड के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन ये नौजवान किसी तरह भी इसके म्यार पर पूरा ना उतरता था।
और ये भी तुम्हें मालूम होगा कि पाकिस्तान में जो मुखबर काम कर रहे हैं वो तुम्हारे मुंतखब करदा हैं और तुम्हारा इनसे राब्ता है। इसने एक और घूंट लेते हुए कहा। हाँ, ये भी ठीक है, कार्ल ने जवाब दिया। और तुम्हारा एजेंट अपना बैज पाकिस्तान में छोड़ आया था। इसकी बाजियाबी के लिए तुमने पाकिस्तान में आदमी मुंतखब किए थे। बेकर ने कहा। तुम्हारी मालूमात वाकई हैरत अंगेज हैं। कार्ल ने पहली बार कदर हैरत भरे लहजे में कहा तो बेकर बेख्तियार हंस पड़ा। मिस्टर कार्ल, तुमने सीक्रेट एजेंसी का सिर्फ नाम ही सुना है, जबकि मैं तवील अरसा तो नहीं, लेकिन थोड़े अरसे के लिए सीक्रेट एजेंटों के साथ रहा हूँ। हम लोग बुनियादी मालूमात हासिल करके एक ट्रैक मुंतखब करते हैं और फिर इस ट्रैक पर आगे बढ़ते रहते हैं, और यही काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस करेगी। पाकिस्तान में तुम्हारे मुंतखब करदा आदमी इनके हाथ आएंगे तो वेलिंगटन में तुम्हारा नाम इनके सामने आ जाएगा, और तुम जो कि पर्ल पायरेट के अहम और बुनियादी आदमी हो, इसलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ट्रैक तुम्हारी ज़ात से शुरू होगा। वो यहाँ पहुंचकर तुम्हें तलाश करेंगे और फिर तुम्हारे जरिए वो तुम्हारे सेक्शन के बॉस होपमैन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और होपमैन के जरिए पर्ल पायरेट के हेडक्वार्टर और सरबराह तक। इस तरह वो अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे। बेकर ने कहा तो कार्ल पहली बार चौंक को पड़ा। इसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। ओह ओह, वाकई तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो तुम्हें खिलंड्रा सा नौजवान समझ रहा था, लेकिन तुम तो वाकई बेहद ज़हीन हो, कार्ल ने कहा। इस तारीफ का शुक्रिया, लेकिन ये हमारे लिए कोई मामूली सी बात है, और इसीलिए हमारे सेक्शन ने तुम्हें यहाँ चारा बनाने का फैसला किया है। इस तरह वो जिस ट्रैक पर चलेंगे वो ट्रैक सीधा हमारे ट्रैप में आकर ख़त्म हो जाएगा। बेकर ने कहा, और इसके साथ ही इसने वेटर को एक और गिलास लाने का इशारा कर दिया। लेकिन अगर इन सांडों ने चारा खा लिया तो? कार्ल ने कहा तो बेकर बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम्हें देखते ही गोली नहीं मारेंगे। उन्होंने तुमसे होपमैन के बारे में मालूमात हासिल करनी है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। हम नादीदा आंखों की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ जो वो कुछ करना होगा जो हम तुम्हें बताएंगे, बिल्कुल बेदाग अदाकारी, वरना अगर उन्हें मामूली सा भी शुबा पड़ गया तो फिर वाकई चारा खाया भी जा सकता है। बेकर ने कहा। इसीलिए मैं वेटर विस्की का भरा हुआ गिलास लेकर आया और मेज पर रख दिया। लेकिन अगर मैं चारा बनने से इनकार कर दूं तब? कार्ल ने यकलख्त एक ख्याल के तहत कहा। तुम्हारे चीफ ने इस प्लान की बाकायदा मंजूरी दी है। अगर तुम इनकार करोगे तो फिर तुम खुद समझ सकते हो कि तुम कहाँ होगे। बेकर ने मुस्कुराते हुए कहा तो कार्ल ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि वो बेकर की छुपी हुई धमकी को अच्छी तरह समझ गया था। लेकिन बेकर ने जिस अंदाज में बात की थी इसे ये अंदाज पसंद नहीं आया था। इसके दिल में बेकर के लिए नफरत की एक लहर सी पैदा हुई, लेकिन इसने बहरहाल उसे झटक दिया था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा, कार्ल ने कहा। तुम कतन बेफिक्र रहो, तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और ये भी बता दूं कि चूंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी तंजीम बच जाएगी, इसलिए तुम्हें तंजीम में बड़ा ओहदा भी मिलेगा। मिस रूफी ने पहले ही तुम्हारे चीफ से बात कर ली है। मुझे यकीन है कि होपमैन की बजाय तुम वेलिंगटन के सेक्शन के चीफ बना दिए जाओगे। बेकर ने कहा तो कार्ल को पहली बार ये नौजवान बेहद अच्छा लगा। इसका चेहरा मुसरत से खिल उठा था। वेरी गुड, फिर तो मैं दिलो जान से ही काम करूंगा। बताओ मुझे क्या करना है, कार्ल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फिलहाल तो तुमने मेरे साथ मिस रूफी के पास चलना है। वो मेरी तरह लाउबाली नहीं है, बल्कि इंतहाई नफीस मिजाज की लड़की है। वो तुम्हें पूरी तफसील से सब कुछ बता देगी, जो तुम्हें इस काम के लिए समझना ज़रूरी है। और मुझे यकीन है कि जब तुम मिस रूफी के सामने बैठोगे तो तुम्हें फ़ौरन समझ आ जाएगी, वरना अगर मैंने समझाना शुरू किया तो हो सकता है कि तुम्हें समझ ही ना आए। बेकर ने कहा तो कार्ल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि रूफी इंतहाई खूबसूरत लड़की है, कार्ल ने कहा। खूबसूरत का लफ्ज़ इसके हुस्न की तौहीन है कार्ल, वो तो बस मिस रूफी है। बेकर ने कहा तो कार्ल मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर कार्ल ने ही काउंटर पर पेमेंट की और दोनों इस बदनाम जबाना क्लब से बाहर आ गए। तुम कार में आए हो, कार्ल ने बाहर निकलते हुए पूछा। अरे नहीं, कार की जरूरत नहीं, हम पैदल चलकर भी रूफी तक पहुंच सकते हैं। वो लंबे फासलों की कायल नहीं है। बेकर ने हंसते हुए कहा तो कार्ल की हैरत से इसे देखने लगा। मेरे दोस्त, मिस सूफी इस आयरन रॉड की मालका भी है और मैनेजर भी। आओ, उकबी की तरफ से इसके खुसूसी दफ्तर को रास्ता जाता है। बेकर ने कहा तो कार्ल के चेहरे पर ऐसे हैरत के तासुरात उभर आए, जैसे किसी ने इसके चेहरे को मुक्के मार मार कर मस्क कर दिया हो, और फिर इसी हैरत भरे अंदाज में चलता हुआ वो क्लब की साइड पर गया। वहां से सीढ़ियां चढ़कर वो एक और राहदारी में पहुंचा और फिर वो एक दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। जाहिर है कार्ल की रहनुमाई बेकर कर रहा था। कार्ल के चेहरे में रूफी का तस्वुर उभर रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी सोचा था कि इस कदर खूबसूरत और नफीस औरत इस कदर बदनाम जमाना क्लब की मालिका और मैनेजर कैसे हो सकती है। दोनों बातें एक दूसरे से मुतजाद थीं, लेकिन कार्ल ये सोचकर मुतमईन हो गया कि इसी तजाद में ही जिंदगी का हुस्न हो। बेकर ने एक दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, एक चीखती हुई इंतहाई मकरू आवाज सुनाई दी। कार्ल बेख्तियार चौंक पड़ा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी वीरान इलाके में कोई चुड़ैल चीखी हो।
आओ, बेकर ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कार्ल इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ और इसके साथ ही इस पर जैसे सख्ता तारी हो गया। सामने एक बहुत बड़ी ऑफिस मेज के पीछे एक हथनी से भी मोटी औरत बैठी हुई थी। इसके जिस्म पर तेज सुर्ख रंग के फूलों वाला लेकिन इंतहाई सस्ते कपड़े वाला स्कर्ट मौजूद था। लेकिन ये स्कर्ट इतना बड़ा था कि जैसे दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाला गुब्बारा हो। इसका चेहरा भी किसी बड़े से भैंसे जैसा ही था। इसकी फटी-फटी आँखें और इसके छोटे सुर्ख रंग के बाल, ये सब कुछ देखकर वो इस तरह खड़े का खड़ा रह गया, जैसे इसे सकता हो गया हो। अरे, क्या हुआ तुम्हें? आओ, आओ, ये रूफ़ी है। इंतहाई नफ़ीस मिज़ाज ख़ातून है। और रूफ़ी, ये कार्ल है। मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। अब तुम इसे समझाओ और मुझे इजाज़त दो। बेकर ने कहा और फिर इससे पहले कि रूफ़ी कुछ कहती, बेकर बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। बैठ जाओ कार्ल। मुझे यकीन है कि इस बेकर ने तुम्हारे सामने मेरी खूबसूरती के कसीदे पढ़े होंगे, इसलिए तुम्हारे तसव्वुर में न जाने क्या होगा। लेकिन तुम हकीकत देखकर सकते में आ गए हो। लेकिन इसमें तुम्हारे लिए एक नसीहत भी है कि जो कुछ बताया जाता है ज़रूरी नहीं कि वो हकीकत ही हो। बैठ जाओ। रूफ़ी ने इस बार बड़े नर्म लहजे में कहा, लेकिन इसकी आवाज़ कुदरती तौर पर इसकी इस कदर चीखती हुई थी कि कार्ल को यूं महसूस हुआ कि इसकी आवाज़ तेज़ छुरी की मानंद है, जो इसके कानों के पर्दे काटती हुई गुजर रही हो। इसने बेइख्तियार कंधे उचकाए और फिर शर्मिंदा से अंदाज में हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि हकीकत ज़्यादा खूबसूरत होती है, कार्ल ने कहा तो रूफ़ी बेख्तियार चौंक पड़ी। इसके चौंकने की वजह से इसके पूरे जिस्म में ऐसी लहरें सी दौड़ गईं, जैसे समुद्र में लहरें पैदा होकर आगे बढ़ती हैं। बहुत खूब, इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। इस मोती डाकुओं की तंजीम में तुम ही सबसे ज़्यादा ज़हीन हो। रूफ़ी ने हंसते हुए कहा तो कार्ल बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। शुक्रिया, तुम वाकई खूबसूरत हो। अब मुझे बेकर की बात पर यकीन आ गया है, कार्ल ने कहा और मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। अब वो नॉर्मल हो चुका था और रूफ़ी बेख्तियार हंस पड़ी और कार्ल के हंसने की वजह से इसके जिस्म में पैदा होती हुई लहरें गिरने लगा। क्या तुम वाकई लॉर्ड ग्रुप के सेक्शन की चीफ हो? क्या वाकई? कार्ल ने कहा, ओ नहीं, लॉर्ड ने मेरी खिदमत हायर की हैं। और सुन लो कि आयरन सिंडिकेट की सरबराह भी हूँ। मेरी उंगली का एक इशारा विलिंगटन का गवर्नर को जिंदगी से महरूम कर सकता है। पूरे विलिंगटन में मेरी आदमियों का जाल फैला हुआ है, इसलिए लॉर्ड ने मेरी खिदमत हासिल की हैं, रूफी ने कहा। हैरत है कि सीक्रेट सर्विस को पकड़ने के लिए सिंडिकेट की खिदमत हासिल की जा रही है। कार्ल ने कहा तो रूफी एक बार फिर हंस पड़ी। ये वाकई हैरत की बात है, लेकिन वो मजबूर हैं, इसलिए कि विलिंगटन में इंसानों का जंगल है। यहाँ किसी एक आदमी को ट्रेस करना नामुमकिन है, लेकिन ये काम मैं कर सकती हूँ। तुम्हें चारा बनाया गया है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। क्लब में रहोगे बहैसियत सुपरवाइजर और हजारों आंखें तुम्हारी निगरानी करती रहेंगी। जब वो लोग तुम तक पहुंचेंगे तो मेरे आदमी उन्हें ट्रेस कर लेंगे और फिर वो दूसरा सांस ना ले सकेंगे। रूफी ने कहा और कार्ल ने एक तवील सांस लिया। अब सारा मंसूबा उसकी समझ में आ गया था और बाकी ये मंसूबा जिसने भी बनाया था वो बहुत अक्लमंद आदमी था। आयरन सिंडिकेट जिस तरह कार्ल की निगरानी कर सकता था, इस तरह एक्रीमिया की फौज भी ना कर सकती थी। इसलिए अब वो पूरी तरह मुतमईन हो गया था कि ये मंसूबा कामयाब रहेगा और इसके बाद वो तंजीम में बड़ा ओहदा मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।